क्लास 7th। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 12.1। तो 12.1 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास और उन स्टेटमेंट्स को हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाकर लिखना है। क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम? वेरिएबल क्या होते हैं? ए से लेकर जेड तक जो यूज़ होते हैं उन सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये मैंने आपको जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन में बताया था, तो वहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके का होता है। तो इसमें ये एक्स वाई जेड जो होते हैं ये क्या है? ये है वेरिएबल। और क्या यूज़ करना है हमें? कांस्टेंट अगर आती है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर आता है तो उसका यूज़ करना है। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी हमें गिवन होगा। वेरिएबल्स वगैरह हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें दिया है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। इसने कहा है जेड को माइनस करिए किस में से? वाई में से। तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है इसमें से माइनस करते हैं हम इस वाले नंबर को। तो जो इसने कहा है वही चीज़ आप लिख दोगे। बहुत सिंपल सा है ये। इसके अंदर हम क्या लिख देंगे? वाई माइनस जेड। इसने कहा था वाई में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसको? जेड को। तो हमने कर दिया वाई माइनस जेड। ठीक है, ये इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें दिया है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ की जगह पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद इसने कहा है सम करिए किस किस का? एक्स का और वाई का। सम करने का मतलब है एक्स और वाई को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका हो गया। प्लस का ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको हम सिंप्लीफाई करके हटा भी सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का साइन ही माना जाता है अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते हो तो 1/2 एक्स प्लस वाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसने कहा है एक जेड नाम का नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई उसी में कर देनी है। इटसेल्फ मतलब खुद ही में। तो जेड की मल्टीप्लिकेशन हमें किस में कर देनी है? जेड में ही कर देनी है। तो जब दो नंबर एक जैसे आ जाते हैं तो इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं? z⁻²। मतलब z को 2 बार लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर z 2 बार लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई में, तो z⁻²। यहाँ पर अगर मान लीजिए x होता 2 बार तो x⁻² लिख देते। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखो। फोर्थ वाले पार्ट में कहा है 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह पर क्या लगा लिया? मल्टीप्लाई। उसके बाद कहा है प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करिए किस किस की? पी और क्यू की। तो पी की और क्यू की क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। अब ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया था मल्टीप्लाई को हम हटाकर इस तरीके से लिख देते हैं इनको एक साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/4 पी क्यू। ठीक है, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन ही माना जाता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ देखो, इसमें दिया है नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। मीन्स एक्स और वाई का करना है हमें स्क्वायर और फिर उनको क्या कर देना है? ऐड। तो स्क्वायर्ड का मतलब होता है कि उसके ऊपर हमें क्या चढ़ा देनी है? पावर 2। जैसे एक्स का स्क्वायर अगर लिखना है तो ये हो जाएगा x⁻²। और y का स्क्वायर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? y⁻²। तो दोनों नंबर्स का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया और दोनों को क्या कर देना? ऐड। तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या लगा देना है? प्लस। ये इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें कहा है नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। 5 को हमें ऐड करना है 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। गुने का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई किस में करनी है? m और n के प्रोडक्ट में। तो m और n का प्रोडक्ट कैसे होगा? m मल्टीप्लाई n। और इसका भी 3 टाइम्स करना है, मतलब इसमें भी किसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है? 3 की। और साथ में इसमें नंबर क्या ऐड कर देना है? नंबर ऐड करना है 5। ठीक है, ध्यान से समझ लो। इसने कहा है 3 टाइम्स मतलब 3 गुना करिए, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m और n। m और n का क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब m और n की भी आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई। और 5 को क्या करना है? ऐड। तो 5 हमने ऐड कर दिया। उसके बाद 3m और n की मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई को हम हटा के लिख लेते हैं 3mn प्लस 5। अब यहाँ 3m और n के बीच में मल्टीप्लाई ही है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो देखो मैंने यहाँ पर फैक्टर बताए थे जब आपको। तो अगर यहाँ पर 7x लिखा हुआ है तो 7x का मतलब है 7 और x की मल्टीप्लाई। तो इस मल्टीप्लाई को हटाकर ये 7x ऐसी तो लिखा गया है। ऐसे यहाँ पर
3m और n इनकी मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ गया 3mn। जैसे यहाँ पर 2y और z की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता 2yz। ठीक है, आगे देखो 7th वाले पार्ट में कहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। y और z की करिए मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और उसको माइनस करिए किस में से 10 में से। तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है ना, इसको हम पहले लिखते हैं। 10 में से माइनस करना है हमें क्या क्या, y और z का प्रोडक्ट, मतलब y मल्टीप्लाई z। ठीक है, अब y मल्टीप्लाई z को आप कैसे लिख सकते हो, y मल्टीप्लाई z को हम लिख सकते हैं y z, इनके बीचों मल्टीप्लाई ही मानी जाएगी। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। हमें दिया है सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। a और b के सम को सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करिए, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट में से। तो फ्रॉम के बाद वाला क्या है, प्रोडक्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं, a और b का कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, और इसमें से माइनस करना है। फ्रॉम के बाद वाला तो पहले लिख लिया, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a और b का सम। तो a प्लस b। ठीक है, अब a और b की मल्टीप्लीकेशन करनी हम जानते हैं। a और b की मल्टीप्लीकेशन जब होगी तो क्या बन जाएगा, a b, इनके बीच में मल्टीप्लाई ही माना जाता है, माइनस a प्लस b। ठीक है, और इस पर ब्रैकेट ऐसे ही लगा रहने दोगे क्योंकि ये पूरा का पूरा a और b का जो सम है वो ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कभी इस ब्रैकेट को हटा दो, फिर ये माइनस का बस a रह जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट पर ध्यान रखना, वरना ये गलत माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर हमें स्टेटमेंट ही बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सेकंड क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट दिए हैं, हर एक पार्ट के अंदर हमें टर्म्स बतानी है और साथ में फैक्टर बताने हैं। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। और जो टर्म्स और फैक्टर्स हम निकालेंगे उनको हमें किससे शो करना है, ट्री डायग्राम बनाकर। तो कैसे शो करेंगे, ध्यान से समझो। जैसे माइनस के इधर एक टर्म दे रखी है, माइनस के इधर एक टर्म दे रखी है, इसमें 2 टर्म है, एक x है और एक माइनस का 3 है। तो आप कैसे लिखोगे, इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी हमारे पास, इसको हम बाहर निकाल के रख लेते हैं इस तरीके से। एक तो टर्म हो गई हमारे पास x और दूसरी क्या हो गई, माइनस का 3। तो x के फैक्टर क्या क्या बैठते हैं, x के फैक्टर बैठते हैं हमारे पास, एक तो x और एक 1, क्योंकि 1 के टेबल में तो आएगा ही, 1 के टेबल में तो हर कोई आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इस -3 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या क्या हो जाएंगे, -1 और 3। जब 1 की और 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 3 जा 3, और ये माइनस का a प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो गए माइनस। ये x और 1 इसके फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमने क्या निकाले हैं, ये फैक्टर्स। और ये -1 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। ये क्या है, दोनों ये टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन की। अब आगे देखते हैं, ये एक हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी भी हमें क्या क्या चीज़ बतानी है, टर्म्स बतानी है। तो इसके अंदर आपको दिख रही होंगी 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, 3। कौन कौन सी टर्म, एक तो हो गई 1, दूसरी टर्म कौन सी है, दूसरी टर्म है x, और एक टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे बनाकर क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इसने कहा था ट्री डायग्राम से हमको बनाकर ये शो करने हैं। ठीक है, अब आगे देखो, 1 किसके टेबल में आता है, 1 तो बस अपने ही टेबल में आता है। तो अगर इसके फैक्टर्स लिखने हैं तो फैक्टर्स क्या लिखेंगे, फैक्टर्स इसके हो जाएंगे 1, इसका फैक्टर बस 1 बैठेगा। x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, अभी आपको यहाँ पर बताया था x के फैक्टर क्या क्या होते हैं, x और 1 खुद। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे x के फैक्टर हो गए x और साथ में 1। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर बैठेंगे, 3 फैक्टर बैठ सकते हैं, 1 बैठ जाएगा और 2x, क्योंकि x की जब x में करेंगे तभी तो x की पावर 2 आएगी। 1 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो 1 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड सी बात है, हर किसी का फैक्टर होता ही है। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स है, इसके अंदर 2 टर्म्स है। तो कौन कौन सी टर्म्स हो जाएंगी इसकी, एक हो जाएगी y और एक हो जाएगी y की पावर 3, और वो भी कैसा, माइनस का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -y की पावर 3। ये 2 हो गई इसके अंदर टर्म्स। फैक्टर्स क्या होंगे, तो y के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर x के फैक्टर क्या क्या बैठे थे, x और 1, ऐसे यहाँ पर y के फैक्टर क्या क्या बैठेंगे, y और 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टर्स हो जाएंगे इसके क्या क्या, एक तो हो जाएगा y और एक क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे इस -y³ के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, तो माइनस इसका है कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं हम 1, और y की पावर 3 है, तो इसका मतलब y कितनी बार, 3 बार। ठीक है, इस तरीके से ये पेड़ बना देंगे आप फैक्टर। ये जो इसने ट्री डायग्राम कहा है, ये मान लो ये इसकी ब्रांचेस टाइप की हमने बना दी है। ठीक है, कैसी ब्रांचेस बना लेना है, टेढ़ी या सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 5xy² और 7x² y।
तो इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं? इसके अंदर 2 टर्म्स मुझे दिख रही हैं, और वो टर्म्स कौन कौन सी है? एक टर्म को इधर लिख लेते हैं, एक टर्म को इधर। एक तो है 5xy², और ये वाली टर्म क्या है? 7x²y। तो यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5 किस किस से मिलकर बना होगा? 1 से और 5 से। 1 5 जा 5 होते हैं। 1 को आप चाहो तो लिख लेना, चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर देना, मैं लिख कर दिखाई देता हूँ आपको। 1 भी लिख दिया हमने, और क्या क्या हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। एक x है इसके पास, तो एक x हो गया इसका फैक्टर, और साथ में y² है, तो कितने y हो गए? 2 y हो गए। एक y यहाँ पर लिख दिया हमने, और एक y यहाँ पर। ये क्या चीज़ है? ये है इसके फैक्टर्स। ठीक, ऐसे ही इसके निकालते हैं, तो इसके क्या क्या बैठेंगे? 7 1 की टेबल में आ जाएगा, 7 की टेबल में आ जाएगा। x² का मतलब है x 2 बार है, तो x एक बार यहाँ पर लिख दिया, दूसरी बार में यहाँ पर लिख दिया, और y एक बार है तो y को लिख दिया। ये सारे के सारे क्या हो गए? ये फैक्टर्स हो गए, ये वाले इस वाली टर्म के, ये वाले इस वाली टर्म के। लास्ट वाला पार्ट देखो, इसके अंदर कहा है -ab + 2b² और -3a²। इसके अंदर 3 टर्म है, तो तीनों टर्म के अलग अलग फैक्टर्स बता देंगे। तो टर्म्स क्या क्या है इसके अंदर? टर्म्स है हमारे पास, नीचे की तरफ उतार लेंगे। एक तो है माइनस का ab, एक क्या है 2b², और एक क्या है हमारे पास माइनस का 3a²। देखो माइनस होता है अगर, तो माइनस को आपको लिखना पड़ेगा। प्लस जो होता है वो अंडरस्टूड सी बात है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो प्लस ही माना जाता है। अब आगे देखो -ab का जब हम करेंगे, तो इसके आगे माइनस जो है, इस माइनस को हम किसको दे देते हैं? 1। 1 तो हर किसी का फैक्टर होगा, इसीलिए हर किसी में मैंने 1 तो लिखा ही है। ठीक है, और क्या बचा यहाँ से? एक बचा a, और क्या बचा यहाँ से? एक बचा b। ऐसे इस 2b² के करते हैं, नीचे ले जाते हैं चलो इसकी टहनी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इस यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ये b² है, इसका मतलब b कितनी बार है? 2 बार। एक बार b यहाँ पर लिख दिया, और एक बार b यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या है? -3a²। तो -3 के क्या क्या हो जाएंगे? माइनस का 1 3, और a² का मतलब क्या है? a को हमें 2 टाइम लिख देना, मतलब कि 2 बार। a² का मतलब यही होता है, जैसे अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाले, उसमें देखो यहाँ पर आपने जब z × z लिखा था, तो z × z का मतलब क्या है? z², मतलब z 2 बार। तो ऐसे यहाँ पर a² का मतलब क्या है? a 2 बार। b² का मतलब क्या है? b 2 बार। y³ का मतलब क्या है? y 3 बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये सिंपल था, बस इसके अंदर टर्म्स और फैक्टर्स ही बताने थे। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट दिया है सेकंड क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसके अंदर क्या था? हमने जो टर्म्स और फैक्टर बताए थे वो किससे बताए थे? ट्री डायग्राम से। लेकिन यहाँ पर हमसे ये नहीं बताया है कि इनको हमें ट्री डायग्राम से बताना है, तो हम सिंपल इसमें टर्म्स और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया है -4x + 5। तो इसमें कितनी टर्म है? 2। एक तो -4x है और एक 5 है। तो हम लिख सकते हैं इसकी टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी? टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास एक -4x और एक क्या हो जाएगा? 5। तो अब ये दोनों जो टर्म है, इन दोनों के फैक्टर बताने हैं। तो ये जो -4x है, अगर ट्री डायग्राम से आप इसके फैक्टर्स निकालते तो क्या क्या आते? ये आते एक -1, एक 4 और एक x। ठीक है, तो हम इसी तरीके से लिख देंगे। पहले हम फैक्टर्स लिखते हैं, किसके? फैक्टर्स ऑफ -4x। तो -4x के फैक्टर क्या क्या बैठेंगे? एक तो -1, एक 4 और एक x। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन जाती है। जैसे -1 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 और x। ठीक है, और माइनस हमने यहाँ पर ये वाला लगा दिया है, इसीलिए मैं 1 भी लेकर चलता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है माइनस आ जाता है। वैसे अगर प्लस का होता तो 1 लगाओ या मत लगाओ। इसी तरीके से अब आगे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5। तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक तो 1 होता है, एक 5 होता है। 1 आप चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो मत लिखो, क्योंकि 1 5 जा तो 5 ही होते हैं। 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। समझ गए ना? इसी तरीके से सारे के सारे पार्ट्स हमें करने हैं। अब सेकंड वाला जो पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास टर्म्स क्या क्या है? टर्म्स हमें दे रखी है, एक है -4x और दूसरी क्या है? 5y। तो पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं, फिर इसके फैक्टर्स। तो पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ -4x। तो -4x के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? -1, 4 और x, क्योंकि 4 के फैक्टर 1 और 4, 1 4 जा 4 होते हैं ना, और x ये ऐसे ही आ गया, ये माइनस ये रहा। इसी तरीके से निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 5y। तो फैक्टर्स ऑफ 5y क्या क्या हो जाएंगे? एक तो ये 1 के टेबल में आएगा, एक 5 के टेबल में आएगा, और एक y के टेबल में आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें हर एक पार्ट कर देना। सी वाला पार्ट देखो,
सी वाले पार्ट के अंदर हमें क्या क्या टर्म्स दी हैं, पहले टर्म्स लिख लेते हैं। दो ही टर्म्स हैं इसके अंदर भी, दो टर्म वाला क्या होता है, बाइनोमियल। ठीक है, ये भी चीज़ याद करके चलना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक हो गया 5y और एक क्या होगा 3y²। देखो अगर माइनस होता है तो माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन प्लस है तो अंडरस्टूड सी बात है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस ही है। जैसे यहाँ पर इसके आगे क्या था प्लस, तो ये प्लस ही माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है। ऐसे ही हम लिखते हैं फैक्टर्स, निकालते हैं अब अलग अलग टर्म के। 5y के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 5 किस किस के टेबल में आ जाएगा, 1 के में, 5 के में, और ये y एज इट इज आ गया। उसके बाद निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 3y²। तो 3y² के क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और y के स्क्वायर का मतलब क्या है, y को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स। y की y में मल्टीप्लाई करके ही y² बना होगा। आगे पार्ट देखो डी वाला। डी वाले के अंदर टर्म्स कौन कौन सी हैं, टर्म्स निकालनी आती है ना, एक प्लस के इधर वाली, एक प्लस के इधर वाली, ये दो टर्म है इसके अंदर। तो एक हो गई xy और दूसरी क्या हो गई 2x² y²। तो पहले xy के हम निकालते हैं फैक्टर। तो xy के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई। तो वो क्या क्या हो जाएंगे, x और y। 1 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 मैंने इसमें नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट तो है नहीं जो मैं 1 लिखूँ। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 2x² y²। तो 2 यहाँ पर डिजिट भी है तो 1 भी लिख लो, चाहो तो डिजिट को बस लिख लेना, जब मतलब 2 को लिख लेना बस, 1 को मत लिखना। अब यहाँ पर x² है तो x² का मतलब क्या है, x को हमें लिखना है 2 बार, और y² है इसका मतलब y को भी हमें लिखना है 2 बार। यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पर टर्म्स हैं हमारे पास, एक है पी क्यू और दूसरी क्या है क्यू। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स बताते हैं किसके, पी क्यू के। अब तो समझ गए होंगे, आप अपना आप भी करके देख सकते हो। फैक्टर्स ऑफ पी क्यू क्या होंगे, पी कॉमा क्यू। और इसी तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं किसके, क्यू के। तो क्यू के फैक्टर्स क्या क्या बैठेंगे, क्यू का फैक्टर क्यू ही बैठेगा। 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे चलो यहाँ पर भी लगा ही देता हूँ 1, यहाँ पर भी लगा देते हैं 1, और यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं 1। 1 की अपनी मर्जी होती है कि आप लगाना चाहो तो लगा दो, क्योंकि 1 तो हर किसी के ही फैक्टर बैठ जाता है। आगे देखो यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पर टर्म्स है हमारे पास 3। एक है 1.2ab, दूसरा है -2.4b, और तीसरा है 3.6a। ठीक है, अब तीनों के हम अलग अलग क्या बताएंगे, फैक्टर्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स ऑफ 1.2ab। तो 1.2 आ गया एक तो, ठीक है, 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब कई सारे में मैंने आपको 1 लिख कर दिखा दिया। एक ए हो गया और एक क्या हो गया बी। इसी तरीके से फैक्टर्स किसके निकालेंगे हम, -2.4b के। तो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा माइनस का 2.4 और एक क्या हो जाएगा बी, माइनस का 1 भी लिख सकते थे। ये चीज़ याद रख के चलना, मैं 1 को बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बुक के अंदर अगर -1 दे रखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। आगे देखो ये दे रखा है 3.6a, तो हम लिखते हैं 3.6 हो गया इसका, और एक क्या हो गया ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी वाला। जी वाले पार्ट के अंदर भी हमें दो टर्म्स दे रखी हैं, कौन कौन सी, एक है 3/4x और एक है 1/4। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, टर्म्स हो गई हमारे पास 3/4x और एक क्या हो गई 1/4। तो अब इसके अंदर 3/4 के फैक्टर क्या क्या बैठेंगे, एक तो 3/4 और एक क्या बैठेगा x, और 1/4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1/4 खुद हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 3/4x क्या क्या हो जाएंगे, एक 3/4 और एक क्या हो जाएगा x। इसी तरीके से लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 ही हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट देखो, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो इसके अंदर टर्म्स है हमारे पास 0.1p² और 0.2q²। ठीक है, तो पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं किसके, फैक्टर्स ऑफ 0.1p²। तो वो क्या क्या बैठेंगे, 0.1 हो गई ये वाला जो कोफिशिएंट दे रखा है ये, और p² का मतलब क्या है p और p दो बार। आगे देखो फैक्टर्स ऑफ 0.2q²।
तो ये कितना हो जाएगा 0.2, और क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है, क्यू को हमें 2 बार लिखना है। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में हमको फैक्टर्स बताने थे और टर्म्स बतानी थी बिना ट्री डायग्राम के, और जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी यही चीज़ बताई थी, उसके अंदर बस ट्री डायग्राम बनाया था। है क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम, टर्म्स और फैक्टर्स ही दोनों में निकालने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें कुछ नंबर दिए हैं, उन नंबर्स के अंदर हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, लेकिन हमें बस कौन सी टर्म लेनी है, कांस्टेंट के अलावा जो बाकी की बची। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके पास कोई वेरिएबल ना हो, जैसे यहाँ पर 5 माइनस 3t² है, तो ये जो माइनस का 3t² है इसके पास तो वेरिएबल है t, लेकिन ये जो 5 है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, देखो उसमें मैंने बताया भी था, जैसे यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, तो 7x जो है ये भी एक टर्म है, 3y भी, 2yz भी और 5 भी, लेकिन 5 क्या है यहाँ पर, 5 इसमें कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे 9a माइनस 5b प्लस 7, तो 7 इसमें क्या है, कांस्टेंट। तो हमें ऐसे नंबर नहीं लेने जो कांस्टेंट है, उसके अलावा जो बाकी का बचेगा उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर इसको तो भूल जाओ 5 को, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। बचा क्या, माइनस का 3t²। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल मतलब वो नंबर बताना है जो कि वेरिएबल के अलावा इसमें लिखा हुआ है। तो वेरिएबल क्या है इसमें, t², तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब इस वाले के अंदर देखो कांस्टेंट क्या है, 1, तो बाकी की टर्म कौन कौन सी बची, एक t बचा, एक t² बचा और एक t की पावर 3। तो एक तो हो गया t, एक हो गया t की पावर 2 और एक क्या हो गया, t की पावर 3। अब इनके हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे हम क्या मानेंगे, 1, क्योंकि हर किसी भी टर्म के मल्टीप्लीकेशन में 1 तो होता ही है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। इस t² के आगे भी कुछ नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई में 1। चलो मैं ऐसे लगा के दिखाता हूँ आपको, देखो अगर यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है मल्टीप्लाई में, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे भी 1 है। ठीक है, अगर ना भी दिख रहा हो तो भी आप क्या लिखोगे, हमेशा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। आगे देखो, इसके अंदर 3 टर्म है और तीनों के पास ही वेरिएबल है, इसमें कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो तीनों ही टर्म लिखी जाएंगी। एक x हो गई, दूसरा क्या है 2xy, और तीसरा क्या हो गया 3y। तो अब ये जो x है इसका कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, जैसे यहाँ पर माना था। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। इस 2xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या नंबर है, इसमें वेरिएबल तो हो गया xy, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। ऐसे इस 3y के अंदर क्या हो गया, 3। ठीक है, समझ गए होगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाले के अंदर है हमें 10m और 1000, ये 100 है, यहाँ पर कितना है, ये 100m और 1000n। ठीक है, सही से करके लिख देता हूँ, ये है हमारे पास 100m और 1000n। तो 2 टर्म हो गए इसमें, कौन कौन सी, एक 100m हो गया और एक 1000n। तो यहाँ पर लिख देते हैं 100m और 1000n। तो इस वेरिएबल का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 100, और इस वाले का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है, उस वाले फिफ्थ वाले पार्ट में हमें क्या क्या दिया है वो चीज़ देख लेते हैं। देखो, तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दिया है -p² q² प्लस 7pq। तो इसमें कोई कांस्टेंट तो है नहीं, दोनों ही टर्म्स है, तो हम दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं। एक है -p² q² और दूसरी क्या है, दूसरी है 7pq। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस तो आएगा ही, और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। तो इसका हो गया -1। यहाँ पर इस पी क्यू का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 7। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 2 टर्म है, एक है 1.2a और दूसरा क्या है 0.8b। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1.2, और इसका कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ही टर्म दी है 3.14r²। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, यही टर्म है हमारे पास 3.14r²। तो यहाँ से अगर इस वेरिएबल को हम हटा दें तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बैठेगा, 3.14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में दिया है 2l प्लस b। तो इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं और इनके बाहर यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो क्या है, 2 है। ठीक है, ये 2 और इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई माना जाता है, तो इस 2 की l में भी मल्टीप्लाई होगी, b में भी, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का 2 है। तो हम इसको आगे ऐसे करके लिख सकते हैं कि 2l प्लस 2b।
ठीक है, तो दो टर्म हो गई यहाँ पर, एक हो गई 2l और दूसरी क्या हो गई 2b। तो इस l का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 और इस b का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। अब आगे देखो, इसमें दिया है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। तो इसके अंदर हमारे पास दो टर्म हो गई, कौन कौन सी, एक तो हो गया 0.1y और दूसरा क्या हो गया 0.01y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा, y तो वेरिएबल है, इसके आगे क्या बचा 0.1 और यहाँ पर y स्क्वायर के क्या आगे है 0.01। ठीक है, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पता कर लेते हैं किसी भी टर्म के। इसने कहा था कांस्टेंट हमें लेना नहीं है, तो कांस्टेंट हमारे जो थे वो हमने लिए नहीं थे। जैसे हमारा कौन कौन सा पार्ट था, वो पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड, उसके अंदर हमारे को ऐसे ऐसे नंबर दिए थे। देखो ये वाला था ना यहाँ पर, तो इस यहाँ पर हमने इस 5 को और 1 को क्या कर दिया था नेग्लेक्ट, क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कांस्टेंट को नहीं लेना, अदर देन कांस्टेंट बाकी के सारे लेने हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इस वीडियो में आप करोगे और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना।